हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना क्लास 10th हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें चैप्टर 2 चल रहा था और 4 क्लास हो चुका है, आज 5 क्लास है। ठीक है, चैप्टर 2 का क्या नाम है? समाजवाद एवं साम्य। ठीक है, और आज का क्लास लास्ट क्लास है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा आज, और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और फिर जो बचा रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसमें जरूर जुड़ जाइए, आपको ये सभी उसमें मिलेगा। ठीक है, जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है उसमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। कल हमने स्टालिन के बारे में जाने थे। ठीक है, तो 1953 में क्या हो गया? स्टालिन का मृत्यु हो गया। तो स्टालिन के बाद सत्ता किसके हाथ में? मिखाइल गोर्बाचेव के हाथों में आ गया। ठीक है, मतलब स्टालिन का जब मृत्यु हो गया, जब वो मर गया, तो उसके बाद क्या हुआ? मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में आ गई सारी सत्ता। ठीक है, सारी शक्ति चलाने का, उस देश को चलाने का शक्ति किसके हाथ में? मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में आ गया। उसके बाद है कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में राष्ट्रपति बने। रूस का राष्ट्रपति 1985 में कौन बना था? मिखाइल गोर्बाचेव बना था। ठीक है, उसके बाद है कि यह वहां पर कुछ काम भी किया। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव के कार्य यहाँ पर दिया है कि इन्होंने पेरेस्ट्रोइका यानी कि जिसे पुनर्गठन कहते हैं, तथा ग्लासनोस्त जिसे खुलापन की आवश्यकता पेश की। कहने का अर्थ है कि इन्होंने कहा कि फिर से रूस का गठन होगा। ठीक है, फिर से रूस का गठन होगा, और खुलापन मतलब विदेशी जो भी आते थे सामान बेचने, उनको खुला छोड़ दिया कि जिसको जिसको मर्जी है वो रूस देश में आकर क्या करेगा? अपना सामान बेचेगा। ठीक है, अपना उद्योग खोलेगा, अपना सामान बेचेगा। ठीक है, और रूस का फिर पुनर्गठन होगा। ठीक, पहले से तो हो गया था लेनिन के नेतृत्व में, लेकिन बाद में इसने फिर पुनर्गठन किया और खुलापन कर दिया सारी चीज का। उसके बाद इन्होंने उदारवादी नीति अपनाई। इनके नीतियों से रूस में सत्ता संघर्ष होने लगा एवं गणराज्यों में स्वतंत्रता संग्राम होने लगे। ये जो नीति लगाए थे उससे क्या हुआ? रूस में सत्ता संघर्ष होने लगा। ठीक है, सत्ता संघर्ष होने लगा एवं गणराज्यों में स्वतंत्रता संग्राम होने लगा। गणराज्य मतलब वहां पर कई देश थे। ठीक है, कई देश को मिलाकर एक रूस बना था। ठीक, कई देश को मिलाकर। ठीक, इसीलिए उसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। ठीक, कई देशों को मिलाकर बना है। ठीक, तो गणराज्यों में क्या हुआ? गणराज्य मतलब कई सारे उसमें देशों में क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम होने लगे। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ। और सोवियत संघ रूस का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें कई देश पड़ते थे, इसीलिए उसका नाम सोवियत संघ पड़ा। तो सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हो गया, मतलब टूट गया, बंट गया। ठीक है, अलग अलग जो उसमें देश थे रूस में, सोवियत संघ में, वो अलग अलग हो गए। ठीक है, क्या हुए? रूस से वो निकल गए, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो पूछेगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि रूसी क्रांति के प्रभाव। ठीक है, कहने का अर्थ है कि रूस में जो क्रांति हुआ था, आखिर उसका परिणाम क्या निकला? क्रांति होता है, उसके बाद कुछ तक कुछ अच्छा ही होता है, कुछ भी हो मतलब उसका परिणाम निकलता है कि नहीं। जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, जो भी आता है। तो उसी प्रकार से रूस में जो क्रांति हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम उसका निकला। तो इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग की सत्ता में स्थापित हो गई, वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई, तथा इसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित दिया। ये जो क्रांति हुआ था रूसी क्रांति, इस क्रांति के बाद क्या हुआ? श्रमिक या मजदूर वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। मतलब श्रमिक या मजदूर, ठीक है, श्रमिक वर्ग वही क्या करते हैं? मजदूर वर्ग, मतलब मजदूर वर्ग की क्या हुआ? सत्ता स्थापित हुआ। ठीक है, क्या हुआ? मजदूर वर्ग के हाथों में सत्ता आ गया। ठीक, तथा इसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित हुआ। ये रूस देश को देखकर वहाँ के जो अन्य क्षेत्र थे, वहाँ के जो अन्य देश थे, उसमें भी आंदोलन क्या हुआ? प्रोत्साहित हुआ, आंदोलन होने लगा। ठीक है, वहाँ के राजा ऐसे दूसरे देश के राजा वहाँ के जनता का शोषण करते थे, इसीलिए क्या हुआ? रूस को देखकर वहाँ के लोगों ने आंदोलन अपने देश में शुरू कर दिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। एक था साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। दूसरा, इसके पश्चात यूरोप में भी दो भागों में विभाजित हो गया। यूरोप भी क्या हुआ? दो भागों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप।
विचारधारा के स्तर पर कहने का क्या अर्थ है, जैसे कि अमेरिका क्या है, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, ठीक है, जबकि जो रूस देश है वो क्या है, समाजवादी देश है या फिर कह सकते हैं साम्यवादी देश है, ठीक। तो इसी के स्तर पर क्या हुआ, मतलब विचारधारा मतलब विचार के स्तर पर, कि जैसे अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी अच्छा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है, जबकि रूस कहता था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था अच्छा है। तो इस यही जो विचार था, इस विचार के आधार पर क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया साम्यवादी विश्व, एक हो गया पूंजीवादी विश्व। मतलब जितने भी देश थे रूस में, नहीं यूरोप में, यूरोप क्या है, एक महादेश है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, रूस आता है और भी सभी देश आते हैं। तो वहां पर रूस में क्या हुआ, एक तो हो गया साम्यवादी देश और एक हो गया क्या, पूंजीवादी देश। बहुत सारे देशों में साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू होगा, बहुत सारे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में क्या हुआ, बट गया। सॉरी दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यूरोप भी क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक। यूरोप जो महादेश था वो कितने भागों में, दो भागों में विभाजित हो गया, एक हो गया साम्यवादी और एक हो गया पूंजीवादी। मतलब एक जगह क्या हुआ कि सरकारी ही पूरा काम होता है और एक जगह क्या हुआ कि प्राइवेट ही सारा काम होता है। पूंजीवादी में प्राइवेट काम और साम्यवादी में सरकारी काम, ठीक है। और पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप, ठीक है, एक हो गया पूर्वी यूरोप और एक हो गया पश्चिमी यूरोप। क्या है, यूरोप एक महादेश है, ठीक। तीसरा पॉइंट कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे शीत युद्ध के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा किए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व कहने का क्या अर्थ है, जो प्राइवेट संस्थान थे, जिस देश में प्राइवेट चीजें था, जैसे उसमें का मेन कौन था, अमेरिका, ठीक है, बड़ा देश अमेरिका ही ना है पूंजीवादी का। तो पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस यानी कि रूस देश के बीच क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। कहने का अर्थ है कि अमेरिका और रूस के बीच क्या हुआ है, युद्ध मतलब नहीं, मतलब विचार का, जैसे कि हम कल बताए थे कि नहीं, कि जो विचार का युद्ध होता है कि वो बोलता है हम तुमको उड़ा देंगे, वो बोलता है कि हम तुमको उड़ा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से केवल क्या होता था, विचार का युद्ध होता था। इस शीत युद्ध में क्या होता है, विचार का युद्ध होता है, ठीक। रियल में युद्ध नहीं होता है, वास्तविक रूप से नहीं, बल्कि विचार का युद्ध होता है, ठीक। आगामी 4 दशकों तक क्या दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। मतलब क्या हुआ, ये विचार का जो युद्ध था, शीत युद्ध, या 1945 से लेकर 1991 तक चला रूस और अमेरिका के बीच, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि आगामी 4 दशकों तक चला, ठीक है। 45 से लेकर 1991 तक जोड़िएगा तो 4 दशक आ जाएगा। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हुआ, शस्त्रों कहने का क्या अर्थ है, ये भी शस्त्र का निर्माण करता था और ये भी शस्त्र का निर्माण करता था, ठीक है। परमाणु बम ये भी बनाया तो परमाणु बम रूस ने भी बनाया, ठीक है। तो दोनों में केवल विचार का युद्ध होता था, बल्कि हमला नहीं होता था, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, अगला है कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, ठीक है। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। कहने का अर्थ है, जो रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन करने का अर्थ क्या है, जैसे कि लेनिन ने क्या किया था, नई आर्थिक नीति लागू किया था, जिसके कारण रूस देश का विकास हुआ। तो इसी के रूप में आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। एक क्या हुआ, नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी, ये तो क्या था, ये तो रूस देश का था आर्थिक आयोजन, लेकिन पूंजीवादी देशों ने भी, जैसे अमेरिका के जैसा और देशों ने भी क्या किया, बाद में आर्थिक आयोजन के रूप में क्या किया, परिवर्तित रूप में अपने इस मॉडल को अपना लिया। इस मॉडल को अपना लिया मतलब आर्थिक आयोजन को या फिर कर सकते हैं नई आर्थिक नीति को अपना लिया, ठीक है, ठीक। अगला है कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहित दिया। क्या करा है, इस क्रांति के पश्चात मतलब रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ, रूसी क्रांति की सफलता ने, रूसी क्रांति हुआ तो वहां पर सफलता मिला कि नहीं, बाद में सफलता मिला, ठीक है। तो सफलता ने क्या किया, एशिया जिसमें भारत देश आता है और अफ्रीका मतलब वो भी एक महादेश है, ठीक है। एशिया जैसे महादेश है, अफ्रीका महादेश है, यूरोप महादेश है, इस प्रकार से क्या है, ये दोनों भी महादेश है कि उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहित दिया। अब उपनिवेश क्या होता है, तो बड़ा देश यदि छोटा देश पर कब्जा कर लेता है ना, तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। कोई बड़ा देश है जो कि छोटा देश पर कब्जा कर लिया तो उसे उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो क्या किया, मुक्ति को भी प्रोत्साहित किया, मतलब जो भी
एशिया में जो भी देश थे और अफ्रीका में जो भी देश थे उसके उपनिवेश को जो उसका उपनिवेश था उसको मुक्ति के लिए प्रोत्साहित दिया। एक क्रांति हुआ था, एक क्रांति के चलते क्या हुआ, इस क्रांति में सफलता मिला, उस चलते क्या हुआ, जो भी देश दूसरे देश पर अधिकार किए थे उनको क्या हुआ, मुक्ति को भी प्रोत्साहित दिया, मतलब हम भी मुक्त होंगे उनके अंदर आया। ठीक है, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक समर्थन प्रदान किया। वैचारिक मतलब क्या, विचार का समर्थन प्रदान किया। जो रूस देश था वह क्या किया, वैचारिक समर्थन मतलब विचार का समर्थन प्रदान किया। जो भी देश पर जो देश कब्जा किया था तो जिस पर कब्जा किया था उस देश को क्या, ये रूस जाकर समझाता था, ठीक है, कि तुम्हें भी आजाद होना है। ठीक, तो इस प्रकार से होता था कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहित दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ तक यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। नहीं समझ में यदि आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कहता है पूंजीवाद किसे कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लास में बताए थे कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, तो जिस देश में क्या होता है, प्राइवेट चीजें होती है या फिर निजी व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होता है, उसे ही हम पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति मतलब क्या, एक व्यक्ति का यदि नियंत्रण होता है उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसका कोई एक ही व्यक्ति मालिक होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं, जो कि हमने आपको बता दिए हैं, हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, उत्तर में 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण। 1904 से 5 में क्या होता है, रूस और जापान के बीच जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, रूस इस जापान एक छोटे एशियाई देशों से क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो पराजित होने के बाद क्या होता है, रूस में क्रांति हो गई। रूस की जनता ने सोचा कि इतना बड़ा देश और इतने छोटे देशों से हार गया, इसलिए रूस की जनता ने क्रांति कर दिया और क्या किया, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, क्या नारा का नाम क्या था, रोटी दो के नारे, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए मतलब दिखाते हुए क्या किए, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। इस महल में क्या, वो राजा रहते थे। ठीक है, तो जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार की सेना ने क्या किया, जार मतलब क्या, रूस के राजा को जार कहा जाता था। तो रूस के राजा ने कहा कि सेना को कहा कि इन पर गोलियां बरसाओ या फिर इन पर गोलियां चलाओ। तो सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या फिर लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि लाल रविवार किसे कहते हैं तो भी यही जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों मतलब जिसकी संख्या अधिक थी उसे बोल्शेविकों कहते हैं। बोल्शेविक कहते हैं जिसकी संख्या अधिक थी। ठीक है, तो बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के क्या किया, लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोगार्ड एक सड़क का नाम है। तो पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, यहाँ पर छूट गया है कुछ। ठीक है, पेट्रोगार्ड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या किया, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में इन सभी जगहों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है, केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। क्या किया, केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, मतलब जिस समय क्रांति हुआ उस समय वहां का राजा केरेंस्की था। ठीक है, तो केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की अक्टूबर या नवंबर क्रांति के नाम से जानता है। ठीक है, इसे अगर पूछेगा कि नवंबर क्रांति किसे कहते हैं तो आप यही जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रूस में 2 कैलेंडर था। ठीक है, एक कैलेंडर पुराना और एक नया कैलेंडर। पुराने कैलेंडर से नया कैलेंडर 13 दिन आगे था। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर नवंबर क्रांति भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, ओके,
4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहता है। ठीक है, सर्वहारा, सर्व का मतलब सभी। ठीक है, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा वर्ग हो जिसमें क्या हो, किसान भी शामिल हो, मजदूर भी शामिल हो, आम गरीब लोग भी शामिल हो, उसे ही हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ऐसा समझिए कि जिसमें सभी लोग शामिल हो, कोई वहां पर ऊंच और नीच नहीं, बल्कि सभी लोग शामिल हो, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान भी आता हो, मजदूर भी आता हो तथा आम गरीब लोग भी आते हैं, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए कि 5 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रांति के पूर्व रूसी क्रांति नहीं रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। जब रूस में क्रांति नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था कि रूसी किसानों के साथ, तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे थे, जैसा कि हमने आपको क्लास में बताए थे कि क्या उनके खेत छोटे छोटे थे, इतना छोटे थे कि ट्रैक्टर भी नहीं घूम पाता था। जिन पर क्या करते थे वे पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक है, न तो वहां पर कोई यंत्र था कि जिससे क्या किया जाए बहुत जल्द, जैसे अभी क्या हो गया है, अभी ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि अभी यंत्र का निर्माण हो गया है। ठीक है, और जिन पर वो क्या होगा पुराने ढंग से, मतलब कोई यंत्र नहीं था, अपने जैसे हाथ से किया जाता है ना उसी प्रकार से हाथ से करते थे। ठीक है, पुराने ढंग से करते थे। उनके पास पूंजी मतलब रुपया का भी अभाव था। ठीक है, रुपया उनके पास नहीं था और वे करों के बोझ से दबे हुए थे, मतलब इतना उन पर टैक्स लदा हुआ था। वहाँ के जो राजा थे ना वो क्या करते थे, अनाज लेते थे। ठीक है, जितना होता था उसमें से कुछ % वो ले लेते थे। ठीक है, और जिसके कारण कभी कभी होता था किसानों के पास, जैसे कभी होता है नहीं है कि सॉरी दोस्तों, जैसे कभी कभी होता है कि आंधी आ गया तो उसके कारण क्या होता है, या फिर बारिश आ गया, इतना ज्यादा बारिश की फसल बर्बाद हो गया, तो उसके कारण भी कभी कभी क्या होता था, राजा को अनाज नहीं दिया जाता था क्योंकि नहीं दे पाते थे, क्योंकि नहीं होता था, यदि फसल नहीं होगा तो हम कैसे देंगे, तो वो भी उस पर लदा हुआ था। ठीक है, कि एक बार नहीं दिया तो दोबारा में जब होगा तो उसमें उसका भी मिलाकर देना, तो करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ठीक है, यानी कि टैक्स के बोझ से वे दबे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को लास्ट करते हैं। ठीक है, कुल 17 प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय है जिसको और हम कल करा देंगे, 5 प्रश्न को हो गया। ठीक है, बाकी तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी है उसको हम कराएंगे कल। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में। और इसका यदि PDF लेना है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें जरूर जुड़िए। ठीक है, तो यदि डाउट है तो जरूर कॉमेंट कीजिए। ठीक।